शिखा के हाथों में थमा मायके से आया भाभी का पत्र हवा से फड़फड़ा रहा था। वो सोच रही थी न जाने कैसा होगा राजवीर। भाभी उसकी सही से देखभाल कर भी पा रही होंगी या नहीं। भाभी ने लिखा था कि राजवीर जब छत पर बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई है पर उसकी हालत गंभीर नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी मामूली चोटें आई थी। हम उसका उचित इलाज करा रहे हैं। माँ तुम रो रही हो, राम ने पुकारा तो शिखा की तंद्रा भंग हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झटपट आंखें पोंछी और राम को गोद में बैठाकर मुस्कुराने का यत्न कर पूछने लगी, स्कूल से कब आया राम? कब का खड़ा हूँ पर तुमने देखा ही नहीं माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। राम ने कंधे पर टंगा किताबों का बोझा उतारते हुए कहा। अभी खाना परोसती हूँ, कहती हुई शिखा रसोई घर में गई। फौरन दाल चावल गरम कर लाई और राम को खाना परोस दिया। माँ तुम भी खाओ ना, राम ने आग्रह किया। उसका आग्रह उचित भी था क्योंकि प्रतिदिन शिखा उसके साथ ही भोजन करती थी, लेकिन आज शिखा के मुंह से निवाला चल नहीं पा रहा था। बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे। मन राजवीर के आसपास ही दौड़ रहा था। राम शायद उसके मन के भाव समझ गया था, इसीलिए खाना खाते खाते रुककर बोला, किसकी चिट्ठी आई है? किसी की नहीं, देखो मैं खा रही हूँ, शिखा बोली। वो घर में बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए होठों पर नकली मुस्कान लाकर बेमन से खाने लगी। राम संतुष्ट होकर चुप हो गया। फिर वो खाना खाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया। शिखा उसके सिरहाने बैठकर थोड़ी देर उसका सिर सहलाती रही। फिर जब राम ऊँघने लगा तो वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। पर मन फिर से मायके की दहलीज पर जा पहुंचा। कैसा होगा राजवीर? इस दुर्घटना के क्षणों में उसे माँ को अवश्य याद किया होगा। वो उसे याद करके रोया भी बहुत होगा। इतने छोटे बच्चे माँ से दूर रह भी कैसे सकते हैं? हो सकता है राजवीर ने आदित्य को भी याद किया हो। आदित्य का कितना दुलारा था राजवीर। वो दफ्तर से आते ही राजवीर को गोद में लेकर बैठ जाते। उसके लिए भांति भांति के बिस्कुट, टॉफियाँ और खिलौने लेकर आते। उस वक्त राजवीर भी कितना प्यारा गोरा चिट्टा गोल मटोल था, जो देखता प्यार किए बिना रह नहीं पाता। जब राजवीर 1.5 वर्ष का हुआ तो उसने नन्हे नन्हे बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। नन्हा सा दूल्हा बनकर कितना जच रहा था राजवीर। यही सब सोचकर शिखा की आंखों से आंसू बहने लगे। रक्त कैंसर से आदित्य की मृत्यु न हुई होती तो उसका भरा पूरा परिवार क्यों बिखरता? आदित्य जीवित होता तो उसका प्यारा राजवीर इस तरह क्यों भटकता? आदित्य को खोकर शिखा 3 वर्ष के राजवीर को सीने से चिपकाए मायके लौटी तो वहां उन दोनों माँ बेटों को दिन बताने कठिन हो गए। आदित्य के जीवित रहते जो भैया भाभी उसे बार बार मायके आने को पत्र लिखते, वे ही एकाएक बेगाने बन गए। उन्हें उन दोनों का खर्च संभालना भारी लगा था। जब दुखी होकर पिता ने उसके पुनर्विवाह की कोशिश शुरू कर दी और एक अखबार में वैवाहिक विज्ञापन पढ़कर मोहन के घर वालों से पत्र व्यवहार शुरू किया तो मोहन से उसका रिश्ता पक्का हो गया। पर मोहन व उसके घर वालों की एक ही शर्त थी कि वे बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ बिना बच्चे की विधवा ही स्वीकार्य थी, जबकि मोहन भी एक बेटे का बाप था, विधुर था और अपने बेटे के खातिर ही पुनर्विवाह कर रहा था। पर वो उसके बेटे का दर्द नहीं समझ पाया और उसे अस्वीकार कर दिया। अपने जिगर के टुकड़े को माँ बाप की गोद में छोड़कर शिखा मोहन से ब्याह कर ससुराल आ पहुंची थी। तब से सिर्फ पत्र ही राजवीर की जानकारी पाने का साधन मात्र रह गए थे। पर उन पत्रों में ये भी लिखा होता कि वो अब हमेशा के लिए राजवीर को भूलकर अपने भविष्य को संवारे। वह मोहन और राम को किसी अभाव का आभास न होने दे, राम को पूरी ममता दे। मेरठ से आए हुए उसे पूरा वर्ष बीत गया, तब से एक बार भी वो मायके नहीं गई। मोहन ने ही नहीं जाने दिया, हमेशा यही कहा कि अब मायके में कैसा मोह, घर में किसी वस्तु की कमी है क्या?
लेकिन अभाव तो शिखा के मन में बसा था। वो एक दिन के लिए भी अपने राजवीर को नहीं भूल पाती थी और अब भाभी के पत्र ने उसके मन की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी थी। मन राजवीर को बाहों में लेने और हृदय से लगाने को बेचैन हो उठा था। मोहन घर लौटा तो शिखा खुद को रोक नहीं पाई और कह उठी, मैं 2 दिन के लिए मेरठ जाना चाहती हूँ। मोहन ने वही रटा रटाया उत्तर दे डाला, क्या करोगी जाकर? वैसे भी आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तीसरा महीना चल रहा है, वहाँ आराम कहाँ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा आराम? भैया भाभी क्या मुझसे हल जोतेंगे? मैं वहाँ पूरे दिन बिस्तर तोड़ने के अलावा और क्या करूँगी? शिखा जैसे विद्रोह पर उतर आई थी। उसने सास से भी जिद की, बहुत दिन हो गए मुझे मायके वालों को देखे। दिल्ली से मेरठ का रास्ता ही कितना है, सिर्फ 2 घंटे का। फिर भी मैं साल भर से मायके नहीं जा पाई हूँ और ना कभी उन लोगों ने ही आने का साहस किया। फिर आना जाना दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। इस पर सास ने जाने की इजाज़त ये कहते हुए दे दी कि इसका मायके जाना भी जरूरी है। शिखा अटैची में कपड़े रखने लगी तो राम भी जिद करने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा माँ। तुम्हारे बिना कैसे मन लगेगा? साल भर में ही राम मुझसे काफ़ी हिलमिल चुका था और उसे ही अपनी सगी माँ समझने लगा था। राम को रोते बिसूरते देख सास ने उसे भी साथ ले जाने को कह दिया। क्या हुआ, ये भी कुछ दिन को घूम आएगा। बेचारे को असली ननिहाल तो कभी नहीं मिला, सौतेला ही सही। शिखा ने राम के कपड़े भी रख लिए। राम के कपड़ों की अटैची अलग से तैयार हो गई। भले ही 2 दिनों को जाना हो, राम को कई जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। वो बार बार कपड़े मैले कर लेता था। दोनों कार में बैठकर मेरठ चल पड़े। रास्ते भर राम उसकी गोद में बैठकर भांति भांति के प्रश्न पूछता रहा। शिखा मायके पहुँच देर तक माँ भाभी के गले से लिपटी रोती रही। भाभी बार बार पूछती रही, ठीक तो हो दीदी? मोहन ने आदित्य का गम भुला दिया या नहीं? मोहन का व्यवहार ठीक तो है ना? शिखा के मन में अपने राजवीर का गम समाया हुआ था। वो क्या उत्तर देती? जैसे तैसे चाय के घूंट गले से नीचे उतारती रही। फिर भाभी खुद ही उसे राजवीर के कमरे में ले गई। नीचे जगह कम होने के कारण राजवीर छत पर बने कमरे में रहता था। ढीली चारपाई पर सिकड़ी हुई मैली दरी अपाहिज बना पड़ा था राजवीर। पहली नज़र में शिखा उसे पहचान नहीं पाई। फिर लिपट कर रोने लगी। ये क्या दशा हो गई है राजवीर की? राजवीर काला सूखा कंकाल जैसा लग रहा था। वो भी माँ को कठिनाई से पहचान पाया। फिर आश्चर्य से शिखा की कीमती साड़ी व आभूषणों को देखता रह गया। तू ठीक तो है ना राजवीर? शिखा ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फिराया, पर राजवीर को उससे बात करते संकोच हो रहा था। वो नए वस्त्र व जूते मोजे पहने गोल मटोल राम को भी घूर रहा था। माँ, ये कौन है? राम ने राजवीर को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए पूछा। शिखा कहना चाहती थी कि राजवीर तुम्हारा भाई है, पर ये सोचकर शब्द उसके होठों तक आते आते रह गए। क्या राम राजवीर को भाई के रूप में स्वीकार कर पाएगा? नहीं, फिर राजवीर को भाई बताकर उसके बाल मन पर ठेस पहुंचाने से क्या लाभ? तभी राम अगला प्रश्न कर बैठा, माँ, ये कितना गंदा है, जैसे कई दिनों से नहाया ही नहीं हो। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। भाभी राम को बहलाने लगी। दीदी, तुम राजवीर से बातें करो ना। शिखा की निगाहें पूरे कमरे का अवलोकन कर रही थी। कमरा काफी गंदा था। छतों तथा दीवारों पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और धूल की परतें जमी हुई थी। उसे याद आया कि इस कमरे में तो घर का कबाड़ रखा हुआ था। भाभी जैसे उसके मन के भाव ताड़ गईं, इसीलिए मजबूरी जताते हुए बोली, दीदी क्या करे, घर में कोई नौकर तो है नहीं। माँ जी ने ही इस कमरे का सामान निकालकर इसकी सफाई की थी। वही राजवीर की देखभाल करती हैं। मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, फिर छोटे बच्चे भी ठहरे। ठीक कहती हो भाभी, कहती हुई शिखा राजवीर के सिरहाने बैठ गई। क्योंकि कमरे में कोई कुर्सी नहीं थी
और स्टूल पर दवाइयाँ व पीने का पानी रखा हुआ था। राजवीर, मुझे माँ कहो ना, कहती हुई शिखा उसके बालों में हाथ फेरने लगी। माँ बड़ी कठिनाई से राजवीर कह सका, जैसे कोई अपराध कर रहा हो। तुम कहाँ चली गई थी? मैं शिखा का स्वर गले में ही अटक गया। कैसे कहे कि उसने पुनर्विवाह कर लिया। आदित्य की यादें मिटाने के खातिर वो मोहन का दामन थाम चुकी है। फिर राजवीर को ये सब पता भी तो नहीं है। जिस वक्त मोहन से उसकी शादी मंदिर में हुई थी, राजवीर को घर में छिपाकर रखा गया था। माँ मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई। एकाएक राजवीर की आंखों में आकांक्षाओं की चमक तैर उठी। शिखा को याद आया, वो राजवीर से यही कहकर घर से निकली थी कि वो उसके लिए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है। फिर 1 वर्ष पश्चात आज ही लौट कर आई है। शिखा की पलकें भीग उठी कि कितनी पुरानी बात याद रखी है राजवीर ने। वो उसके पुराने घिसे फटे कपड़े देखती रही। भाभी कहाँ नए कपड़े दिलवा पाती होंगी। माँ मेरे नए कपड़े दे दो ना, राजवीर जिद करने लगा। शिखा के मन में आया कि वो राम के नए कपड़े लाकर राजवीर को पहना दे। नाप ठीक आएगा क्योंकि दोनों है भी एक आयु के, पर वो ऐसा नहीं कर सकी। मन में डर की लहर सी उठी कि अगर राम ने कपड़ों की बात मोहन व माँ जी को बता दिया तो। तभी भाभी ने टोका, चलो दीदी पहले भोजन कर लो, बाद में ऊपर आ जाना। शिखा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बीच में ही भाभी से पूछना शुरू कर दिया, दीदी तुम राजवीर के लिए कपड़े खिलौने वगैरह कुछ लेकर नहीं आई? शिखा उत्तर नहीं दे पाई तो भाभी के चेहरे पर रूखापन छा गया। वो कुछ कड़वेपन से कहने लगी, राजवीर है तो तुम्हारी कोख जना ही ना, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। मोहन की आमदनी भी तो कम नहीं है, घर में सभी कुछ मौजूद है, रुपए तुम्हारे हाथ में भी तो रहते होंगे। शिखा को लगा कि भाभी ने जानबूझकर उसे इस तरह का पत्र लिखा था जिससे वो मेर हटाकर उन्हें कुछ दे जाए। भाभी शुरू की लालची जो ठहरी, दूसरों पर खर्च करना उन्होंने कहाँ सीखा है। माँ ने खाना परोस दिया पर शिखा के मुंह में ये सोचकर निवाला नहीं चल पाया कि बेचारा राजवीर पेट भर कहाँ खाता होगा। माँ समझाती रही, तुम्हें ऐसी स्थिति में खूब खाना पीना चाहिए। बच्चा अच्छा पैदा होगा तो मोहन भी तुम्हें अधिक पसंद करेगा। पिता और भैया राम को लाड प्यार करते रहे। भैया उसे स्कूटर पर बिठाकर दुकान पर ले गए, वहां से उसे टॉफियां व फल दिलवा कर लाए। माँ और भाभी उससे मोहन राम व ससुराल की ही बातें करती रही तो उबकर उसने खुद ही राजवीर की चर्चा छेड़ी। राजवीर कैसा पढ़ रहा है, कैसे नंबर आए? ठीक है, अधिक पढ़कर भी उसे क्या करना है? थोड़ा बड़ा होगा तो मामा के साथ उसकी दुकान पर काम करने लगेगा, माँ बोली। शिखा सोचने लगी, फिर तो राजवीर पूरे घर के लिए मुफ्त का नौकर बनकर रह जाएगा। सभी लोग उस पर भांति भांति के हुक्म चलाते रहेंगे। सबने भोजन कर लिया तो भाभी बर्तन समेटने लगी, पर राजवीर के भूखे रहने का किसी को कोई आभास तक नहीं रहा। तब शिखा अपने साथ लाई फल व मिठाई तस्तरी में रखकर राजवीर को देने चली गई। राजवीर अकेला पड़ा था। शिखा का मन फिर से भीगने लगा। वो उसके नज़दीक बैठकर प्यार से उसे खिलाने लगी। फिर उठकर चली तो राजवीर ने उसकी साड़ी का पल्लू थाम लिया और बोला, कुछ देर और बैठो माँ। शिखा रुककर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। राजवीर ने सुख का आभास करके आंखें बंद कर ली, पर राम की पुकार पर शिखा को नीचे आना पड़ा। अगले दिन सुबह नाश्ते से निपटकर उसने राजवीर की चारपाई छत पर डाल दी और जाले साफ करके कमरा रगड़ रगड़ कर धोया। अगरबत्तियां जलाकर बदबू दूर की, फिर उसके मैले वस्त्रों को धोकर चमकाया। तत्पश्चात वो राजवीर की मालिश करने बैठ गई। माँ कहती रही, मैं कर दूंगी, तू फालतू की मेहनत क्यों कर रही है? इस कमरे में अकेला राजवीर थोड़े ही सोता है, मैं भी तो सोती हूँ। मगर शिखा के हाथ नहीं रुके। वो राजवीर के सारे काम खुद ही निपटाती रही। दोपहर ढलते ही अचानक ड्राइवर शिखा व राम को लेने आ पहुंचा तो सबको आश्चर्य हुआ।
माँ ने टोक दिया। अभी 2 दिन कहाँ पूरे हुए हैं। ड्राइवर बोला मुझे साहब ने दोनों को तुरंत लाने को कहा है। साहब राम को बहुत प्यार करते हैं, राम के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। इसके अलावा सब लोगों को एक शादी पर भी जाना है। बेटी पराए घर की अमानत ठहरी, इसीलिए माँ भी कहाँ रोक सकती थी। वो शिखा की विदाई की तैयारी करने लगी, पर मोहन का ना आना सबको खल रहा था। पिताजी आर्द्र स्वर में कह उठे, हम चाहे कितने भी गरीब सही, पर दामाद का स्वागत करने में तो समर्थ हैं ही। विवाह के बाद दामाद एक बार भी हमारे घर नहीं आए। माँ तुम लोग भी तो दिल्ली आया करो, आना जाना तो दोनों तरफ से होता है। ठीक है हम भी आएंगे, माँ आंचल से आंखें पोंछती हुई बोली। शिखा ने राम की नज़र बचाकर 500 रुपए का नोट भाभी को थमा दिया और बोली, भाभी राजवीर का इलाज अच्छी तरह से कराती रहना। भाभी ने लपक कर नोट को अपने ब्लाउज में खोस लिया और मुस्कुराकर बोली, राजवीर की चिंता मत करो दीदी, वो हमारा भी तो बेटा है। आखिर में शिखा ऊपर जाकर राजवीर से मिलकर भारी मन से ससुराल के लिए विदा हुई। कार आंखों से ओझल होने तक घर के सभी लोग सड़क पर खड़े रहे। शिखा रास्ते भर सोचती रही कि उसने साल भर तक मेरठ न आकर राजवीर के साथ सचमुच बहुत अन्याय किया है। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के गले मढ़ने से क्या लाभ। राजवीर की देखभाल उसे खुद ही करनी चाहिए। वो इस बारे में मोहन से बात करने के लिए अपना मन तैयार करने लगी। मोहन को ना तो दौलत का अभाव है, ना वो कंजूस है। वो थोड़ी नानुकुर के बाद उसकी बात अवश्य मान लेगा। वह राजवीर को अपना लेगा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मोहन घर में बैठा उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। राम कार से उतरकर पिता की तरफ दौड़ पड़ा। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मेरा राजा बेटा आ गया। हाँ देखो पिताजी मैं क्या लाया हूँ। राम ननिहाल में मिले खिलौने दिखाने लगा। माँ जी ने चाय बनाकर सबको प्याले थमा दिए। सब पीने बैठ गए। माँ जी व मोहन राम से मेरठ की बातें पूछने लगे। उन्होंने नाना नानी मामा मामी सब कुशल तो है ना। राम उत्साहित होकर छोटी छोटी बातें भी बताने लगा। फिर एकाएक कह उठा, वहाँ एक बहुत गंदा लड़का भी था। उसके दांत भी बहुत गंदे थे। उसने ब्रश भी नहीं किया था। बहू ये किसके बारे में कह रहा है। माँ जी पूछ बैठी तो शिखा को राजवीर के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। मोहन सब कुछ सुनता रहा, पर उसने एक शब्द भी राजवीर के बारे में नहीं कहा। शिखा को उसकी ये चुप्पी नागवार गुजरी। वो उससे कुछ कहना ही चाहती थी कि माँ जी ने टोक दिया। बहू बातें फिर कभी हो जाएंगी, इस वक्त शादी में चलने की तैयारी करो, नहीं तो देरी हो जाएगी। माँ जी के मायके में किसी रिश्तेदार की शादी थी। शिखा ने राम को तैयार किया, फिर खुद भी तैयार होने लगी। रास्ते भर खामोश रही, पर शिखा भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो मोहन से बात करने के पक्के मंसूबे बना चुकी थी। आखिर एक दिन शिखा को मौका मिल ही गया। माँ जी राम को लेकर पड़ोस में गई हुई थी। शिखा ने बात शुरू कर दी। राजवीर को भैया भाभी के आश्रित बनाकर अधिक दिनों तक वहाँ नहीं रखा जा सकता। फिर वो कहाँ जाएगा। हमें उसे अपने साथ ही रख लें, तभी उचित रहेगा। ये कैसे हो सकता है। कहते हुए मोहन के चेहरे पर कठोरता छा गई। मैंने तुमसे शादी ही इसी शर्त पर की थी कि मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार राम मेरा बेटा है, उसी प्रकार राजवीर भी तुम्हारा बेटा है। फिर उसे साथ रखने में कैसी आपत्ति। शिखा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे राजवीर को अपना बेटा कैसे मान सकता हूँ। सपोज करो मैंने उसे बेटा मान भी लिया तो भी क्या मैं उसे घर में रखने की इजाज़त दे दूंगा। क्या मेरा राम राजवीर को अपना सकेगा। माँ अपना सकेगी। ये सुनकर शिखा चुप बैठी सोचती रही। मोहन उसे समझाने के अंदाज में फिर बोला, अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखो शिखा। राजवीर को भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो। मैं माँ हूँ मोहन। शिखा सिसक पड़ी।
अपनी संतान को तिल तिल मरते हुए कैसे देख सकती हूँ। राजवीर अब पहले से आधा भी नहीं रह गया। वो न ढंग से खा पाता है न पढ़ पाता है। भैया भाभी के साथ और अधिक रह लिया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता शिखा। किसी अन्य को घर में आश्रय देकर मैं अपने राम के रास्ते में कांटे नहीं बो सकता। मोहन ने दो टूक जवाब दे दिया। शिखा को चुप्पी लगानी पड़ गई। साथ ही उसके हृदय में बनी मोहन की छवि भी बिगड़ती चली गई कि कितना महान समझा था उसने मोहन को, लेकिन वो तो मात्र पत्थर निकला। अब दोनों के बीच में अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। शिखा मन ही मन कुढ़ती रही। उसका मन अब मोहन से बोलने को भी नहीं होता था। वो उसके प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देकर सामने से हट जाती। वह अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती। राम भी उसकी आंखों में चुभने लगा था। उसका मन विद्रोह कर बैठता। जब मोहन उसके बेटे को नहीं स्वीकारता तो वो क्यों राम को छाती से लगाती रहे। पराये जने अपने तो नहीं बन सकते। राम से कौन सा उसका लहू का रिश्ता है। बड़ा होकर राम भी उसे आंखें दिखाने लगेगा, फिर वो उसे अपना क्यों समझे। दोनों के मध्य पनपता अवरोध माँ जी की पैनी निगाहों से नहीं छिप सका। वो बार बार पूछने लगी, बहू जब से तुम मायके से लौटी हो तुमने हंसना बंद कर दिया। ये उदासी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छी नहीं। शिखा खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास करती रहती, पर माँ जी संतुष्ट नहीं हो पाती थी। कभी वो कुदेरती, मोहन ने कुछ कहा है क्या? वो भी आजकल खामोश रहता है। तुम दोनों में कोई अनबन तो नहीं हो गई? शिखा ने उन्हें इस डर से सब कुछ नहीं बताया कि माँ जी ही कौन सी उसकी सगी हैं। जब मोहन ही उसका दर्द नहीं समझा तो माँ जी कैसे समझेंगी। वो माँ जी से भी दूर रहकर अंतर्मुखी बनने लगी। एक सुबह उठकर माँ जी ने घर में ऐलान किया कि वे हरिद्वार गंगा स्नान को जाएंगी। प्रौढ़ावस्था में उन्हें मोह माया के बंधन तोड़कर आत्मिक शांति पाने के लिए प्रयास शुरू करने हैं। माँ जी का ये कथन सभी को अटपटा लगा, क्योंकि वे अब तक धर्म कर्म तथा पंडे पुजारियों को पाखंड की संज्ञा देती आई थी। पर हरिद्वार जाने पर आपत्ति किसी ने नहीं दिखाई। मोहन ने भी कह दिया, इसी बहाने प्राकृतिक दृश्यों को देखकर तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। माँ जी कार में बैठकर अकेली ही हरिद्वार रवाना हो गई। इसके बाद तो हरिद्वार आना जाना उनका नियम सा बन गया था। वो महीने में 2-4 चक्कर हरिद्वार के लगाने लगी। शिखा ये सोचकर अब और अधिक क्षुब्ध रहने लगी कि कैसे माँ बेटे हैं जिन्हें सिर्फ अपने शौक श्रृंगार स्वस्थ का ही ख्याल है, किसी और की जरा सी भी चिंता नहीं है। कम से कम माँ जी को तो राजवीर के बारे में कुछ पूछना चाहिए था, पर माँ जी भी स्वार्थी ठहरी। एक दिन फिर से मेरठ जाने का निश्चय किया। मोहन से छिपाकर कुछ रुपए भी पर्स में रख लिए। सोचा कि राजवीर की दवाइयाँ खरीदने में काम आ जाएंगे। थोड़ी नानुकुर के बाद मोहन ने उसे मेरठ जाने की इजाज़त दे दी, पर ड्राइवर को खूब समझा दिया कि उसे आज ही शिखा को साथ लेकर लौटना है। राम को इस बार मोहन ने नहीं जाने दिया। बहला दिया कि माँ रात तक तो वापस लौट ही आएगी। मोहन ने कठोर व्यवहार से आहत शिखा रास्ते भर आंसू पोंछती रही। माँ और भाभी उसे देखते ही स्वागत के लिए लपकी, लेकिन शिखा तो अपने राजवीर को हृदय से लगाने को व्याकुल थी। इसीलिए घर में घुसते ही उतावलेपन से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी, परंतु छत पर पहुंचते ही जैसे उसे काट मार गया, क्योंकि बेटे का कमरा खाली था। उसका बिस्तर व कोई सामान भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो चकित सी खड़ी सोचती रही, कहाँ गया राजवीर। उसके मन में सैकड़ों आशंकाएं तैर उठी। कहीं राजवीर को कुछ हो तो नहीं गया। माँ व भाभी दोनों उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आ पहुंची। शिखा उनकी तरफ मुड़ी व बदहवासी में चिल्लाने लगी, माँ बताओ मेरे राजवीर को क्या हुआ, वो कहाँ चला गया। तुमने मुझे उसके बारे में कभी पत्र में भी कुछ नहीं लिखा। क्या हुआ मेरे बेटे को। वो रो पड़ी। दीदी हमारी भी तो सुनो। भाभी उसके आंसू पोंछने लगी।
क्या तुम्हारी सास ने कभी कुछ नहीं बताया तुम्हें? नहीं, वो क्यों बताएंगी? उन्हें राजवीर से क्या लेना देना? कहाँ है राजवीर? तुम्हारी सास ने उसे उचित देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वो कई बार यहाँ आ चुकी हैं। वह राजवीर के इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। शिखा घोर आश्चर्य से जकड़ गई कि क्या ऐसा होना संभव है। पर माँ जी को राजवीर की बीमारी के बारे में कैसे पता लगा? कहीं उन्होंने छिपकर तो नहीं सुन लिया था? वो उसी वक्त अस्पताल जाने के लिए उतावली हो उठी, पर माँ ने जबरदस्ती उसे एक प्याला चाय पिला दी। फिर उसके साथ सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। राजवीर साफ सुथरे वस्त्र पहने स्वच्छ सफेद सैया पर लेटा हुआ था। माँ को देखते ही उठने का प्रयास करने लगा। शिखा ने उसे सहारा देकर बिठाया। वह स्नेह से उसका मुंह चूमने लगी। मेरा राजा बेटा ठीक तो है ना? वह राजवीर को पहले की अपेक्षा स्वस्थ देखकर संतुष्टि का आभास कर रही थी। दादी माँ नहीं आई। राजवीर इधर उधर देखकर पूछ बैठा। वो आएंगी बेटे। शिखा उसे प्रसन्न देखकर खुशी से गदगद हुई जा रही थी। देखो दादी माँ ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। खिलौने व मिठाइयाँ भी दिलवाई है। राजवीर सारा सामान दिखाने लगा। कुछ वक्त राजवीर के साथ बिताकर शिखा अस्पताल से मायके लौट आई। फिर दिल्ली लौटी तो आते ही सास के पैर पकड़कर कृतज्ञता के बोझ से दबकर रो पड़ी। माँ जी आप महान हैं। हरिद्वार जाने के बहाने मेरे राजवीर पर प्यार लुटाती रही, वो भी पराये खून पर। राजवीर पराया कहाँ है, मेरा पोता है। जब तुम हमारी हो गई हो तो तुम्हारा बेटा भी तो अपना हुआ। माँ जी ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। मोहन तो उससे नफरत करते हैं, कहकर शिखा चिंतित हो उठी। वो सुनेंगे तो नाराज हो उठेंगे। मोहन ने राजवीर को घर में रखने से ही तो इनकार किया है, उसका खर्च उठाने से तो नहीं। मैं राजवीर को छात्रावास में रखकर पढ़ाऊंगी, उसे अच्छा इंसान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। शिखा जानती थी कि मोहन में माँ जी का कोई भी आदेश टालने की हिम्मत नहीं है। उसका मन सुख संतोष से भर उठा था कि अब उसका बेटा अनाथ नहीं रहा। उसके सिर पर माँ जी की सबल छत्र छाया मौजूद है। आज शिखा बहुत खुश थी अपने बेटे को खुश देखकर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।